हरिओम नमस्कार। जय विश्वनाथ हर महादेव। प्यारे विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ जनों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाठ 1 का, इस पाठ का नाम है विविधता की समझ, अध्ययन करेंगे। हमने अभी तक एनसीईआरटी कक्षा 6 का हमारा अतीत एवं पृथ्वी हमारा आवास नामक पुस्तक का पूर्णतः अध्ययन किया। इसी क्रम में आगे चलेंगे आज विविधता की समझ। आइए, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने इस दिए गए चित्र को बनाया है। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। ये देखिए, उम्र के चित्र में बनाया गया। क्या आप चित्र अन्य 3 चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत हो सकता है, जैसे कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का तरीका अलग अलग होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उस तरह से हमारे की भिन्नताएं हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में किस साथियों के जवाब का एक जैसे हैं। क्या कक्षा में ऐसी कोई साथी भी है जिसकी सूची आपकी कक्षा सूची से मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा लोग होगा कि कई साथी कुछ जवाब अपने जवाब मिलते जुलते देंगे। कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद होगा? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषा बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि कई मामलों में हम आपके साथी से कई तरह से भिन्न होते हैं। आज की कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी को आप पढ़ेंगे तब आप विचार करेंगे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने, मजाक यह है कि कोई फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के लिए था जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे के लाल बत्ती को कबाड़ बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और सीधी सड़कों को शब्दों में मिलाकर चिल्ला चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पट्टी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मैंने कहा, बिल्कुल। अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो नहीं बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप ये भी पढ़ सकते? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता भी है। मैंने शुरू किया था कि बहरी बत्ती हो गई और मेरे पीछे गाड़ी के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर आया और वह मुस्कुराकर रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए यह टैबलेट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द किसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ का वह प्रयोग कर रहा है। ओ, ये कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधित है? मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना बच्चा था तभी से मैंने काम शुरू किया। मेरी साइकिल की गति के अलावा अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक लाल बत्ती हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, सुना, वह मेरठ में है उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम? ये तो आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या था? हवा, पवन, 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 जानते हो ना? आसमान। तब तो अब से आप समीर एक और दो, मैं समीर दो। उसने खूब खुश खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है।
मैंने जवाब दिया और अपना हाथ को आगे बढ़ाया। हाथ मिला समीर को। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में नन्ही सी की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी परिस्थिति पर उसका मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने अखबार की सुर्खियों में तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मैं सभी लोग मेरठ में हैं की आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई अंतर है? बिल्कुल, यह मुस्लिम है, वह हिंदू है। यह भाषा तो हिंदी जानता है, वह इंग्लिश जानता है। प्रकार की अंतरे हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था और उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे तक गया। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं पता था, ताकि कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक दो अंग्रेजी ज्यादा समीर समीर एक दो जा गया, अच्छी अच्छी आती है। वह समीर दो हिंदी बोलता है। ताकि लोगों दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर दोनों एक दूसरे से बात कर सकता है। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया कि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी अलग अलग। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहाँ समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई, लेकिन दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की विविधता विविधता के पहलू हैं। अभी अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला नहीं नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई बच्चे को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन दूसरे दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण होता है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते थे, लोग किस जाति से पैदा होते थे, इसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुमार के घर में पैदा हुए हैं तो आपकी जाति कुमार ही होती है और आप बस वही बन सकती है। कोई व्यक्ति जाति के से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल पाता है। इसलिए उस ज्ञान को अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, आइए देखते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और दो समीर दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियां, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभवतः कि आपको कहानियां बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। इसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार आते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जंगलों की दोस्ती व लाजों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राधा रानी के वृत्तांत पर पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। एवं कुछ ने तो अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों के मधुर यादों से निकाल निकाल कर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, दाल एवं एक का खाना खाते हो, शायद आलू ही खाते हो, समान रूप से केवल दो पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर कैसी कहानियां लिख पाएंगे। आइए, भारत में विविधता कैसे है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे तैरने का तरीके अलग अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें।
करीब दो सवा सौ साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्रा खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लग जाता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था, तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वह नई जगह की सपना लेते थे और कुछ चीजों की वह पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति आदान-प्रदान होता था और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती। प्यारे बच्चों, अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखेंगे आप, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते थे, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और पारंपरिक आदतों में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह के वे काम भी करेंगे, वे भी अलग होते हैं। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग विरले ही अपने सब्जी या अनाज उगाते हैं, तो इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों के बारे में जानते हैं, लद्दाख और केरल। उदाहरण के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का यह असर पड़ता है। लद्दाख, जो पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ में ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल भर महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तथा कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना जो होता है, एवं मांस खाते थे। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती थी। स्थान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। यहाँ कई घाटियां हैं, जिनसे गुजर करके मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। कभी करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बड़ी बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। कौन सा? केसर सागा लद्दाख में बहुत ही प्रचलित है। तिब्बत का है वह केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य। यह एक तरफा समुद्र में घिरा हुआ है और उसकी दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। और यहूदी और अरबी लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, इब्न बतूता अपने यहाँ यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे थे। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का तक का यह समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे।
यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चक्की कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ अधिकतर लोग मछली की सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में भी एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों का चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन्होंने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा संबंध होता है। तो इस संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की ही नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह से अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोग साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम बिल्कुल मिलजुल करके काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आइए विविधता में एकता का बात करते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वह भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं कि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। इसमें यह जो है नाट भारतीय जन नाट्य संघ का एकता जो है लिखा गया है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस रमन में कोई गुल खिला के जाना। गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, कहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। जेल में पड़े हैं उस कब्र में गड़े हैं, कि बूंद आंसू उन पर प्यारो बहा के जाना। जिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। कैसा लगा आपको यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो लोग बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, इतने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत सी लोगों की जानें गईं, उसमें से उसमें से काफी लोग ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं के शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रतीक हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारत झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब भारत की खोज में लिखा करते हैं कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू जी हैं जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। ठीक है अरे बच्चों, ऐसा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।